वही गलतियां फिर दोबारा ना दोहराएं जो हर समाज दोहराता है जो अपना इतिहास नहीं जानता है। ब्रिक्स 5 G7 से बड़ा इकोनॉमी है। जहाँ फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, ये सोचना पड़ेगा लड़ाई किस लिए है। लड़ाई है कि वेस्ट एशिया में तेल है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जब तक शक्ति सबकी इकट्ठा नहीं होगी तब तक हम बड़े पूंजी के खिलाफ लड़ नहीं सकते। हमको अगर अलग अलग डब्बे में आप अपनी लड़ाई चलानी है तब हम उसको लड़ नहीं सकते। क्यों चंद लोग पहले राज करते थे? यही तो करते थे ना, लोगों को बांटते थे, लोगों को बांट के राज करते थे। लोगों को इकट्ठा होना जो है उनके लिए खतरनाक था। जैसे कहते गरीबी, गरीबी मतलब नहीं कि कितना पैसा आपका पॉकेट में आ रहा है। 50 साल पहले गरीबी रेखा था कि इतना चावल मिल जाए या रोटी मिल जाए, इतना और कुछ मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। आज की तारीख पे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के लिए कुछ चीज़ें औजार की ज़रूरत है। बच्चों को जाने के लिए कुछ स्कूल अगर पास में न हो दूर जाना पड़ता है। इसके साथ साथ बीमार पड़ते हैं, दवा दारू। आजकल तो इंश्योरेंस कर दिया, एक बार मिल जाएगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। इसकी स्ट्राइक हो। जानते हैं फैक्ट्री वर्कर जब सड़क पे निकलता है तो अखबार क्या लिखता है कि बहुत सारे लोग जुलूस बना के शहर को एकदम जाम कर दिया। बड़ी परेशानी हुई किसको? गाड़ी चलाने वालों की। ये नहीं पूछते हैं कि वर्कर्स इतने हजारों के तादाद में शहर में चल क्यों रहा है सड़क पे, किस लिए है? ये सवाल नहीं है उनके लिए। कि देखिए बड़ा मीडिया जो है वो तो समझ सकते हैं, वो तो अदानी से ज़्यादा अंबानी। वो तो आप अगर देखें चैनल्स का लिस्ट देखें तो देखेंगे कितने पूंजीपति, 3-4 पूंजीपति पूरा भारतवर्ष के मीडिया को कंट्रोल करता है। अगर चंद टेलीविजन स्टेशन तो था ही नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो था। चंद अखबारों को अगर आप कंट्रोल कर लेते थे तो आम जो प्रचार है उसको आप कंट्रोल कर सकते थे। वो थी उस वक्त की बात। इसके बाद इस सरकार को लगा, मोदी सरकार को लगा कि अगर हम टेलीविजन और अखबारों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम पूरा मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। ना इतिहास भूल जाते हैं, उनको वही इतिहास फिर दोहराना पड़ता है। तो आप लोगों ने ये गदरी बाबा की इतिहास, बाबाओं की जो इतिहास आपने हर साल जो याद करते हैं और आने वाले पीढ़ी को ये इतिहास बताते हैं, इससे यह फायदा है कि संघर्ष जो समाज के अंदर होना चाहिए उसकी सबक आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिल जाता है, उससे जुड़ने का संभावना होता है, ताकि वही गलतियां फिर दोबारा ना दोहराएं जो हर समाज दोहराता है जो अपना इतिहास नहीं जानता है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं अपना क्या कहूँगा सलाम देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा काम हर साल नहीं लगातार करते रहे हैं और वही सोच, वही समझ जो संघर्ष की है उसको अब जिंदा रखते हैं। सिर्फ म्यूजियमाइज करने के लिए नहीं, सिर्फ तस्वीरों के लिए नहीं, पर संघर्षों में। तो ये इससे मैं शुरू करूंगा आज की बात। यह बात हो रही थी पहले भी जो अरुंधति ने रखा आपके सामने कि आज हमारे सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जो संघर्ष से हमने आज़ादी पाई थी और आज़ाद हम हुए, अंग्रेज चले गए, चाहे उनका शोषण दुनिया में अभी भी बरकरार है, हमारे ऊपर भी कुछ हद तक बरकरार है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि अंग्रेज जो है आज की दुनिया में एक सेकंड रेट मुल्क बन के रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी संपदा जो शोषण के जरिए वो ले जाते थे, हमारे जवानों की शक्ति, मिलिट्री, उनकी फौज माना जाता था, उसके जरिए उनकी जो साम्राज्य चलता था, दुनिया पर शोषण चलता था, वो हमने सन 47 में खत्म कर दिया। तो ये जो हुआ है ये वाकई दुनिया में एक बदलाव लाया है कि आज अगर आप देखें जो चंद साम्राज्यवादी देश है जिनको साम्राज्य था, अभी भी है कुछ लोगों को, उसमें आऊंगा, तो वो कमजोर हुए और 50 के बाद 50 के दशक से शुरुआत होती है, 47 पे हम आज़ाद हुए, 50 में चीन आज़ाद हुआ, इसके बाद भी लगातार ये संघर्ष चलते गए और आज दुनिया में जिसको तीसरी दुनिया कहते हैं वो आज के तारीख में आर्थिक रूप में हो, प्रगति के रूप में है हो, वो उस जगह से निकला है जो 1950 के पहले था। मतलब फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, स्पेन, अमेरिका को छोड़ के वो सब धीरे धीरे कमज़ोर होते गए क्योंकि उनकी शक्ति थी हमारी शोषण। तो हमारा शोषण जैसे जैसे ख़त्म हुआ तब ये कमज़ोर होते गए और आज भी अमेरिका के पास पैसा है, उस पर मैं बाद में आना चाहूँगा, पर ये देख लीजिए G7 जो दावा करते हैं कि हम दुनिया को बताएंगे कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, दुनिया की क्या रवैया होना चाहिए हर इशू पे, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सर्च हर चीज़ में हम निर्धारित करेंगे कि दुनिया किस दिशा में चलेगी, जिसको रूल बेस्ड ऑर्डर करते हैं। यूनाइटेड नेशंस नहीं, G7 7 देश दुनिया के, उसके कुछ तो ऐसे देश हैं जो छोटे मुल्क हैं, उसकी कोई ताकत भी नहीं है, जैसे कनाडा है जिसके साथ आजकल हमारी टक्कर हो रही है। पर हकीकत क्या है, G7 की पूरी अगर इकोनॉमी देखें, उसकी आर्थिक ताकत इस वक्त ब्रिक्स की जो ओरिजिनल 5 सदस्य थे, भारतवर्ष, चीन, रशिया, ब्राज़ील, इनकी जो टोटल नेशनल इकोनॉमी को अगर जोड़ें, उनकी टोटल परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी चीज़ें खरीद सकता है उसके हिसाब से देखें तो ब्रिक्स 5, साउथ अफ्रीका 5वां है उसमें, ब्रिक्स 5 G7 से बड़ा इकोनॉमी है। तो ये जो बदलाव हुआ है इसीलिए कि साम्राज्यवाद दुनिया में कमज़ोर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, कमज़ोर हुआ है। इसीलिए जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं जहाँ फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, ये सोचना पड़ेगा लड़ाई किस लिए है। लड़ाई है कि वेस्ट एशिया में तेल है, उस तेल दुनिया का एक बहुत बड़ा ईंधन देता है, हमको भी देता है, दूसरे मुल्कों की भी देता है और उस पर कब्जा अमेरिका का रहा है। आज भी वो डॉलर में उसकी दाम जो है निर्धारित होती है और डॉलर का कोई भी पेमेंट होता है कहीं भी वो अमेरिका के ज़रिए होता है। तो इसीलिए आज जब इजराइल की हमला फिलिस्तीन पे देखते हैं, जो जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पर, लेबनान में है, सीरिया पर आक्रमण है इजराइल की, ईरान पर हमला है, तब ये है कि वेस्ट एशिया का कौन कंट्रोल करेगा। अमेरिका चंद कुछ यूरोपियन देश मिलके वेस्ट एशिया की तेल को अगर कंट्रोल करेगा तो दुनिया पे चाहे चीन हो चाहे भारतवर्ष हो उसकी इकोनॉमी पर एक कंट्रोल होगा। इसीलिए हम ना समझें कि ये तो इजराइल फिलिस्तीनियों के बीच में है, ये दुनिया की एक बहुत बड़ा लड़ाई है कि दुनिया का तेल का कंट्रोल किस मुल्क पे, किन मुल्कों के हाथ में रहेगा। ये तो उन देशों के हाथ में रहेगा जो तेल पैदा करते हैं और जो तेल खरीदते हैं।
तो मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ इस बात को लाना चाहता था आपके सामने कि जब आप अपनी इतिहास, गदरी बाबाओं की इतिहास आप बताते हैं, तब सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई उसमें शामिल नहीं होता है, दुनिया की और लड़ाइयाँ जो चल रही है वो भी उसमें शामिल होता है, क्योंकि वो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी। और यह चीज़, ये समझ जो उस वक्त लड़ रहे थे, जिसकी आप याद करते हैं, वो अभी भी, तभी भी उनको था कि दुश्मन बहुतों के लिए एक ही है। आज भी हमारी लड़ाई उससे ख़त्म नहीं हुई है, वो लड़ाई अभी भी बरकरार है। हाँ, वो जो थे कमज़ोर हुए, वो मुल्क कमज़ोर हुए हैं, पर ये नहीं समझना चाहिए कमज़ोर होने का मतलब ख़त्म हो गए हैं। उनकी कमज़ोरी को भी इस तरह से समझना पड़ेगा कि कमज़ोर होने के बावजूद उनकी शक्ति है, कितना दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं ये भी सोचना है। डिस्ट्रक्शन करने की, ख़त्म करने की शक्ति अभी भी है। इसीलिए हमारी लड़ाई सिर्फ उन मुल्कों के खिलाफ नहीं है, पर उन तानाशाही तत्वों के खिलाफ है जो उन देश में है, और उन देश के जो गरीब जनता है उसके साथ हमारी हमदर्दी है। हम समझते हैं इस लड़ाई में वो भी शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ हमारे सामने अपनी देश की लड़ाई है। बिल्कुल सही है कि हम आज़ादी के बाद हम सोचे थे कि हम ऐसे एक मुल्क कायम करेंगे जिसमें सबकी खुशहाली होगी, सबको अपना हक मिलेगा, आज़ादी सबके लिए होगा, चंद लोगों के लिए नहीं होगा। हकीकत क्या रहा कि वो लड़ाई आज भी बरकरार है। वो लड़ाई आज भी ख़त्म सिर्फ नहीं हुआ है, बल्कि कुछ ऐसे लोग, ऐसे तत्व इस वक्त हैं जो कि हमारे संपदा को दखल करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो पूंजीपति वर्ग है, जिसके पास पैसे हैं, वो चाहते हैं देश की सरकार उनके साथ हो, जनता के साथ नहीं हो। इसीलिए आज अगर आप देखें तो गरीब ज़्यादा गरीब नहीं हो रहा है, पर यह बात सही है, देश की तरक्की में उसका कोई शिरकत, उस पर फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब जो अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, देश की तरक्की के फ़ायदा उनके पॉकेट पे जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, और चाहे बड़े पैमाने पे इस वक्त जो नौजवान है, जो बेरोज़गार है, उसके हाथ में वो पैसा नहीं जा रहा है। तो मैं आंकड़े देके आपको बहुत बताना नहीं चाहूँगा। आजकल सबके हाथ में सेल फोन है, आप 2 मिनट में आंकड़े देख सकते हैं। हकीकत क्या है कि पिछले 30 साल से भारतवर्ष में जो गरीब था, वो हमारी जो बढ़ी है, जो दौलत बढ़ी है, उसका हिस्सा क्या उससे कम होता गया है। तो ये जो है, तो तरक्की का फायदा किसको हुआ है? टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी और भी 2-4 गिन सकते हैं, पर मूल फायदा उन्हीं को गया है। तो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा है ब्रिटिश राज से, कंपनी राज थी तब, उससे कंपनी राज से आप बिलियनियर राज पे हम पहुंच गए। कुछ चंद बिलियनर है दुनिया में, उसकी राज में हम पहुंच गए हैं। सवाल ये है कि ये पहुंचने में मदद किसने किया है? मदद इसने किया है कि हमारी इकाई जो है, एकता, उसको तरह तरह से कैसे तोड़ा जा सकता है, उसकी कोशिश रही है। उसकी कोशिश कैसे रही है कि हमको अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग डब्बे में बंद करके कहा, आपकी लड़ाई ये है, उस पर आप बच जाइए, आप अपनी लड़ाई करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरों के साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबको कहा है कि अपनी लड़ाई जो है आप लड़िए, पर
इकट्ठा मत होइए। अगर सब इकट्ठा हो जाएंगे तब आपको, जैसे बहुत कानून गिनाया गया है, मैं दोबारा नहीं गिनाऊंगा, तो उन कानूनों को प्रयोग किया जाएगा ताकि तब आप जो है कहाँ रहोगे आप सोच लीजिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जब तक शक्ति सबकी इकट्ठा नहीं होगी तब तक हम बड़े पूंजी के खिलाफ लड़ नहीं सकते। हमको अगर अलग अलग डब्बे में आप अपनी लड़ाई चलानी है तब हम उसको लड़ नहीं सकते। तो इसीलिए हमको विभाजन के रास्ते पे अलग अलग करने की हमेशा कोशिश होती है। क्यों? आप इस कास्ट जो है ये बड़ा बढ़ गया है आपके बीच में, इस कास्ट देखिए आप उसमें हैं, इसमें नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको समर्थन करेंगे, आपका नुमाइंदा लड़ा देंगे चुनाव में, ठीक है, आपका मकान का कुछ इंतजाम कर देंगे, अब उन लोगों के साथ मत जाना। तो हमारे यहाँ पर ये भी सोचना है कि बहुत पुरानी आदत है, क्यों चंद लोग पहले राज करते थे, यही तो करते थे ना, लोगों को बांटते थे, लोगों को बांट के राज करते थे, लोगों को इकट्ठा होना जो है उनके लिए खतरनाक था। तो हमको अलग अलग तरीके से बांटने की जो कोशिश रही है वो पुरानी है, पर अभी भी वो बरकरार है, उसको हमें पहचानना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत बड़ा मुल्क है, भारतवर्ष की आबादी जो है दुनिया के इस वक्त सबसे बड़ा आबादी है, चीन से भी हमारी आबादी बढ़ी है। तो इतने लोगों में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कास्ट में हैं हम। तो हमको अगर बंटवारा कर देंगे तो हमारी जो सम्मिलित ताकत है वो कमज़ोर होता जाएगा। हम एक दूसरे से के साथ लड़ेंगे तो हम बुनियादी सवाल जो है इस तरक्की का, जो भारतवर्ष की तरक्की हुई है, वाकई हुई है, आज़ादी के बाद कितने साल गुजर गए, ज़रूर तरक्की हुई है, उस तरक्की के फ़ायदा तब जनता तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ चंद लोगों की मुट्ठी भर बिलियनर्स के पॉकेट में जाएगी। ये हकीकत है हमारी यहाँ पर। जैसे कहते गरीबी, गरीबी मतलब नहीं कि कितना पैसा आपका पॉकेट में आ रहा है। 50 साल पहले गरीबी रेखा था कि इतना चावल मिल जाए या रोटी मिल जाए, इतना और कुछ मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। आज की तारीख पे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के लिए कुछ चीज़ें औजार की ज़रूरत है, बच्चों को जाने के लिए कुछ स्कूल अगर पास में न हो दूर जाना पड़ता है। इसके साथ साथ बीमार पड़ते हैं, दवा दारू, आजकल तो इंश्योरेंस कर दिया, एक बार मिल जाएगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये देखते हुए जो खर्चे लोगों को बढ़ते हैं, उस खर्चे को आप अगर नहीं मिलता तो कहेंगे आप अपनी लड़ाई जो है जिंदगी का यही करो और थोड़ा काम ढूंढ लो, ज़्यादा काम करो, ओवर टाइम दे देंगे। तो हमको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के ये हुआ है कि हम अपनी लड़ाई में रहते हैं और बड़े लड़ाई जो है पूंजी के खिलाफ, मुनाफाखोरी के खिलाफ, उस लड़ाई को छोड़ देके हम कुछ लोगों के हाथ में पूरा ताकत, पैसा, सब कुछ देना चाहते हैं। इसमें धर्म की बात है, सही है कि पहले आप देखेंगे कि लोग मिले जुले रहते थे। मतलब यूपी में अगर जाते थे पहले तो गांव में मुसलमान भी था, हिंदू भी था, और इसको मिला जुला रहने से एक दूसरे की संस्कृति से परिचित रहते थे, एक दूसरों की कुछ होता था, पूजा पाठ होता था और कुछ होता था, त्योहार होता था, शिरकत करते थे। इसको कहते थे गंगा जमुना तहजीब। वो ख़त्म हो गया। क्यों? छोटे छोटे राइट्स करा के, पंजाब में तो खैर बड़े पैमाने पे हुआ था पार्टीशन के बाद, इसके बाद नहीं हुआ, पर छोटे छोटे राइट्स करा के
लोग जनता को अलग अलग कर दिया। जनता को अलग अलग करने के बाद क्या होता है, एक स्कूल में नहीं पढ़ते, एक दूसरों को जानते नहीं है, एक दूसरों के घर में नहीं जाते, एक दूसरों को त्योहार नहीं जानते हैं, एक दूसरे के कल्चर को नहीं पहचानते हैं। आज जब किस्सा बनाया जाता है मुसलमान ऐसा है, हिंदू ऐसा है, वो कौम ऐसा है, तब ये जो चीज़ें हैं इससे विभाजन जब करने की संभावना बढ़ती है तब उसमें लोग खेलते हैं, विष डालते हैं। तो आज हमारा सबसे बड़ा काम जो है कि अगर हम चाहते हैं हिंदुस्तान में चंद लोगों की सरकार न हो, चंद संख्या इस देश की तरक्की का सब कुछ अपने कब्जे में ना ली, तब हमको बड़े पैमाने पे एक दूसरों के संबंध बनाने पड़ेंगे और इस जो विभाजन चल रही है उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और यही आप लोगों की इतिहास रहा है, यही काम बहुत दिनों से आप लोग करते हैं। हर संघर्ष में आप इसीलिए शिरकत करते हैं, आगे आते हैं, क्योंकि आप समझते हैं जब तक हमारी सबकी ताकत इकट्ठा नहीं होगा तब सत्ता के खिलाफ सत्ता को बदलना संभव नहीं होगा। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, आप लोग बहुत देर से बहुत सारी चीज सुन रहे हो। मैं सिर्फ दो बातें और आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो है क्योंकि मैं एक संस्था चलाता था न्यूज़ क्लिक नामक, हालांकि मैं पेशे से जर्नलिस्ट नहीं था, मैं पेशे से इंजीनियर था। मैं पावर प्लांट की इंजीनियरिंग डिज़ाइन करता था। आपकी रोपर थर्मल पावर स्टेशन जो पंजाब में है, भटिंडा की जो रेनोवेशन हुई थी, दोनों के डिज़ाइन, मेरे कंट्रोल सिस्टम की डिज़ाइन, इंस्ट्रूमेंट्स की डिज़ाइन मेरी थी। तो ये मैं छोड़ के नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके साथ साथ मैं वैज्ञानिक संघर्ष में रहता था, साइंस मूवमेंट में था, उसके साथ साथ फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट में था, कंप्यूटर वगैरह मेरा पेशा था। तो उससे हमने देखा कि जिस तरह से मीडिया बदल रही है, मीडिया सिर्फ अखबार, मीडिया सिर्फ टेलीविज़न नहीं रहेगा, मीडिया धीरे धीरे आपके कंप्यूटर में आएगा और कंप्यूटर के साथ साथ सेल फोन में आएगा। तब हमने सोचा था कि अगर हम लोग जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है, इंटरनेट जानते हैं, जब तक हम नहीं दिखाएंगे कि इस ज़रिए सस्ते में आप एक फैलाव कर सकते हो अपनी विचार की, तो ये देखिए हकीकत है, जो विभाजन करना चाहता है वो इस पे काफ़ी आगे था। क्यों? उनके पास पैसे थे, उनके पास कंपनियां थी जो उनको बता रहा था क्या करना है। पर हमारे पास विचार है, हमारे पास संवेदनशीलता है, हमारे पास जनता के पास जाने की ताकत है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमने सोचा था कि छोटे पैमाने पे हम एक न्यूज़ क्लिक के जैसे संगठन अगर बनाएंगे, उसको देखते हुए और लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और हम बहुत सारे ऐसे न्यूज़ संगठन अगर बना सकते तो बड़ा मीडिया जो है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो आज के तारीख पे जो न्यूज़ क्लिक पर जो हमला है इसी वजह से हुआ है। इसलिए देखिए हम बहुत बड़े थे कि हमने ये भी सोचा था कि हम अपना बात सिर्फ नहीं कहेंगे, हम जो संघर्ष में है उनकी बात हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स की स्ट्राइक हो, जानते हैं फैक्ट्री वर्कर जब सड़क पे निकलता है तो अखबार क्या लिखता है कि बहुत सारे लोग जुलूस बना के शहर को एकदम जाम कर दिया, बड़ी परेशानी हुई। किसको? गाड़ी चलाने वालों की। ये नहीं पूछते हैं कि वर्कर्स इतने हजारों के तादाद में शहर में चल क्यों रहा है सड़क पे, किस लिए? ये सवाल नहीं है उनके लिए। तो हमने सोचा था ये सवाल हम जनता के पास ले जाएंगे कि क्यों मजदूर सड़क पे आता है संघर्ष के लिए, क्यों किसान
अपना मोर्चा बना के दिल्ली के बॉर्डर में क्यों बैठा था, उनका संघर्ष क्या है, उनकी बात पहुंचाएंगे, अपनी बात नहीं। तो ये जो काम था कि हम अपना भाषण के लिए न्यूज़ क्लिक शुरू नहीं किया था, पर उनके लिए किया था जिनकी बातें लोग तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बड़ा मीडिया जो है वो पूंजीपतियों के कब्जे में है और वो नहीं चाहते जो लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने रोटी रोजी के लिए, अपने हक के लिए, वो बात दूसरे लोगों तक पहुंचे। वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि ये लोग जो है सड़क पे आके आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपकी गाड़ियां ठीक से नहीं जा पा रही है, ट्रैफिक जाम हो रही है, वही तस्वीर दिखाना चाहते हैं। वो भी जब सिंगूर बॉर्डर में कहा था ना कि बड़े परेशानी है, सब कुछ बंद हो गया, देखिए कितना परेशानी है। पर क्यों बंद हुआ है, किसने बंद किया है, उनका डिमांड क्या है, ये सवाल न करो, क्योंकि ये सवाल अगर करोगे तो खतरा है। किसको खतरा है बताने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त अंबानी अदानी सब चाहते थे कि हमारा फूड ग्रेन ट्रेड जो है उस पर कब्जा करें, तो लड़ाई उसी की थी। उसी के लिए फार्म लॉज जो है जिसका किसान उसका विरोध कर रहा था, उसी लिए पास हुआ था। तो लगा 2 साल, उनको घुटने टेकने पड़े, फार्म लॉज को वापस लेना पड़ा, भूला नहीं है। पर उनको लगा कि इतना बड़ा हमारा हार हो गया, कैसे हुआ, किसने किया हार? तो उनको लगा कि ये तो किसान नहीं कर सकता। वो नहीं सोचते कि इंसान जो शहर में रहता उसका भी एक पैर जो है गांव में है। वो नहीं सोचता उसके फैमिली में भी किसान है। वो नहीं सोचता कि किसान और हमारा मजदूर अलग अलग नहीं है, एक ही परिवार से है, एक ही कौम से है। तो उसको लगता था इस पे ज़रूर कुछ लोगों ने साजिश करके हमें बदनाम किया है। तो न्यूज़ क्लिक एक उसमें एक नाम आता, क्योंकि हमने अपनी बात नहीं कही। तो जो किसान वहाँ पर बैठे हुए थे, जो मरे भी हैं वहाँ पर, हार्ट अटैक से मरे हैं और भी वजह से मरे हैं, तो उनकी क्यों आए, क्या बोल रहे थे, कितने थे, उसका तस्वीर हमने हर रोज अपने रपट में पेश किया, तस्वीरों में, वीडियोस में पेश किया उनकी बातें। तो वो यह जो काम है जिससे आम जनता की बात दूसरे जनता तक पहुंचे, उनको बहुत बुरा लगा। न्यूज़ क्लिक बंद हो सकता है, अभी करीब करीब काफ़ी बंद ही समझिए है, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट भी नहीं चल रहा है उनके वजह से। पर हकीकत है कि हम उस जगह से काफ़ी बाहर आ गए। क्यों? हमने देखा कि देखिए बड़ा मीडिया जो है वो तो समझ सकते हैं, वो तो अदानी से ज़्यादा अंबानी, वो तो आप अगर देखें चैनल्स का लिस्ट देखें तो देखेंगे कितने पूंजीपति, 3-4 पूंजीपति पूरा भारतवर्ष के मीडिया को कंट्रोल करता है। करीब करीब इंग्लिश और हिंदी और दूसरे जो कहते हैं प्रोविंशियल चैनल्स है भाषाओं, दूसरे भाषाओं की, उस सब की कब्जा चंद पूंजीपति के हाथ में है। तो वहाँ तो कंट्रोल करना आसान है, उनको धमकी देना है, उनको बोलना है कि देखो तुम्हारे अखबार में ये सब लोग बैठ के लिख रहे हैं, उनकी नौकरियाँ चली जाती है, ये तो घुटने टेक देते हैं। तो वो आसान है। पर अब क्या हुआ है, न्यूज़ क्लिक नहीं, अब क्या हुआ है कि यूट्यूब और भी जो चीज़ें हैं, रील्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तरह तरह के और चैनल्स लोगों के पास है, जिससे वो अपनी बात दूसरों के पास रख पाते हैं। और आज के तारीख में सिर्फ बड़े पत्रिकाएं, बड़े चैनल्स, उनकी धीरे धीरे अहमियत लोगों के पास कम होता गया है। हकीकत है अखबार हम रखते हैं, पर अखबार पे लोगों को विश्वास उठ गया है। वो नहीं समझते कि अखबार में जो
खबर दी जाती है और जो टिप्पणियाँ की जाती है उसमें सच्चाई बहुत ज़्यादा है। वो समझ जाते हैं सरकार ये क्या कह रहा कहलवाना चाहते हैं, वही अखबार में आजकल छापता है और टेलीविज़न का हालत तो और भी बुरा हो चुका है। तो इसीलिए जो 2024 के चुनाव में हमें देखने को मिला कि लग रहा था पूरी तरह से वो आएंगे, क्या स्लोगन था, 400 पार, इस बार 400 पार। तो ये जो सवाल, ये जो स्लोगन था, उनको लगा था हमने पूरा मीडिया पे कब्जा कर लिया है। जो कुछ लोग कहते थे, विरोध करते थे, उनको हमने गला बंद कर दिया है, कुछ को जेल में डाल दिया है, कुछ को बहुत सारे ईडी केसेस पे फंसा रखा है। तो हमारा विरोध कौन करेगा? तो पता चला कि विरोध करने वाला जनता भी था। मैं एक इतिहास आपको सुनाऊंगा, छोटा बड़ा नहीं, कि मैं इमरजेंसी के तहत, मैं छात्र था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, वहाँ कंप्यूटर साइंस की भी एक डिपार्टमेंट है, उसमें मैं विद्यार्थी था, मैं पीएचडी कर रहा था उस वक्त। तब भी मैं जेल में था, 1 साल तभी भी मैं इमरजेंसी के तहत जेल में रहा। ये दूसरी बार जेल में मैं रहा। मैं कहूँगा दो तानाशाही सरकार के वजह से मुझे पहले एक बार, इस बार 7.5 महीना, पर अभी भी वक्त है, अभी भी दोबारा तिबारा हो सकता है। तो उसका मैं ये नहीं कहूँगा। पर ये बात भी है, मैं कम उम्र का था, इसीलिए 2 बार जेल जाने का मौका मिला, क्योंकि हमारी उम्र में जो पहले बार जेल गए थे बहुत ज़्यादा अब रहे थे। अरुण जेटली मेरे साथ में थे, नानाजी देशमुख थे, सुरेंद्र मोहन जी थे सोशलिस्ट पार्टी के। तो है, मैं ये कहना चाहता था, एक बहुत बड़ा फर्क आया है कि तब अगर चंद टेलीविज़न स्टेशंस तो था ही नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो था, चंद अखबारों को अगर आप कंट्रोल कर लेते थे तो आम जो प्रचार है उसको आप कंट्रोल कर सकते थे। वो थी उस वक्त की बात। इसके बाद इस सरकार को लगा, मोदी सरकार को लगा कि अगर हम टेलीविज़न और अखबारों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम पूरा मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। फ़र्क इतना है कि ये जो छोटा इंस्ट्रूमेंट है, इस पे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और इसमें ऐसे लोग थे जिनको पहले कोई नहीं जानता था। वो हास्य रस, कविता, गाने, इन सब चीज़ों पे अपना प्रचार नहीं, अपना शिकायत नहीं, पर अपना टिप्पणी लगातार किया। और धीरे धीरे ये जो प्रवाह था, जिसको ये लोग समझ नहीं पाए थे, ये सोच रहे थे हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारी है, उसके ज़रिए हम पूरा प्रचार को कंट्रोल करेंगे। धीरे धीरे उनके खिलाफ जो आवाज़ उठी, और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक मालूम है तानाशाह को क्या तकलीफ देता है? हंसना। जब तक उनसे डरते हैं ना लोग, तब लगता है ठीक है, खौफ, डर, ये ठीक है, लोग डरे हैं उससे। अगर बोला जाए ये हो रहा है, ये दस्त हो गया है, ये जेल चला गया है, वो भी इतना बुरा उनके लिए नहीं है, पर उसको कहे व्यंग किया जा रहा है, मोदी जी पर मजाक किया जा रहा है, अमित शाह की कार्टून्स लगातार आ रहे हैं, पर हम नहीं कर रहे हैं। जनता की सृजनशीलता इस बार हमें देखने को मिला, जो कि हमेशा समाज के अंदर रहता है। हर संघर्षों में गीत होता है, हर संघर्ष में कविता होता है, हर संघर्ष में स्लोगन्स होते हैं। वो आज वही चीज़ें, वही सृजनशीलता हमारे सेल फोन के ज़रिए भी लोगों तक पहुंच रहा था। उनकी सृजनशीलता जो खुद संघर्ष में थे और जो इस तानाशाही जो चल रहा है
उसको मुखालफत कर रहे थे। तो ये चीज़ हमारा जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनका स्थापक लोग हैं, जो मक्खन लगाते हैं सुबह शाम, कहते जी सब कुछ ठीक है, आपकी बात सभी कह रहे हैं, उनको धीरे धीरे वो जनता से कटते गए और इसीलिए जब 400 पार से उनको 224 में आ गए। हमारी जीत नहीं, जनता की जीत है। इंडिया ब्लॉक की जीत नहीं, जनता की जीत है। मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश एक बार एक मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि ब्रिज का कुछ डैमेज हो गया था, उसकी गाड़ी नहीं जा पा रहा था। उसने कहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, चुनाव तो जनता लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। और वाकई यही हुआ जिसके वजह से यूपी में राम मंदिर बनाने के बाद अयोध्या फैजाबाद की पार्लियामेंट सीट वो हारी। तो ये जो हुआ है, मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हमारा ताकत क्या है। हमारा ताकत है संघर्ष, हमारा ताकत है सृजनशीलता, हमारा ताकत है लोगों के पास ये पहुंचाना असलियत क्या है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि लोग हमारे साथ आएंगे अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे, सच्चाई को लोगों के सामने रख पाएंगे और हम जनता के साथ जुड़े रहेंगे। अगर हम सोचें कि फलाना लीडर हमें कुछ दे देगा, इंडिया ब्लॉक दे देगा, जरूर उनकी भूमिका है, पर हमारी भी इस संघर्ष में, हमारे हर एक की इस संघर्ष में भूमिका है। और ये भूमिका अपने इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो आप हर साल याद करते हैं। आप यहाँ मेला लगाते हैं, आपकी सृजनशीलता, आपकी गाने, आपकी कविताएं, आपकी तस्वीरें, जो पेंटिंग्स हैं, इसके ज़रिए आप लोगों तक पहुँचते हैं और संघर्ष की आवाज़ तब से आज तक जो समाज के अंदर चल रही है उसको आप प्रतिबिंबित करते हैं, लोगों तक सिर्फ ले नहीं जाते, लोगों को शिरकत से उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ यही सृजनशीलता जैसे आपकी है, अगर हर जगह पे होए तब हमारे देश की आज की संघर्ष आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हट सकता। मैं आखिरी बात से ख़त्म करूँगा। एक कवि है शेली, जो हिंदुस्तान की नहीं अंग्रेज़ों की है। वो अपने आप को वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा का समझते थे। उन्होंने कहा था, अगर जनता उठ खड़ी होती है तब वो लोग जीत नहीं सकते। क्यों? ये आर मेनी, आप बहुत हो संख्या में, दे आर फ्यू, वो बहुत कम संख्या में है। इसलिए पूंजीपति कम संख्या में है, उनकी नुमाइंदे कम संख्या में है। जो हमारे पास हो सकते हैं, अगर हम उन तक पहुंच सकते हैं, सृजनशीलता, संघर्ष और अपने विचार लेके, तब हम बहुत हैं, हम संख्या में बहुत बड़े हैं, तो वो हमारे सामने टिक नहीं सकते। पर ये ज़रूर है कुछ लोगों को इसमें शिरकत करनी पड़ेगी, आगे आने पड़ेगी और कुछ लोग इसमें शहदाद भी भोगेंगे। तो वही गदरी बाबाओं की सबक आपके सामने है, हमारे सामने है। वही रास्ते पे अगर हम चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुक्मरान जो है वो बहुत दिन राज नहीं कर सकते, कुछ दिन के लिए गुमराह कर सकते रहे, कुछ देर के लिए शोषण कर सकते, राज नहीं कर सकते। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद प्रवीर जी। अभी जाना नहीं है आपने, सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रधान जी आ जाओ जरा नाल, पासला जी, अर्शी जी, डॉक्टर प्रविंदर जी आ जाओ। असीं इन्हां दा सन्मान करना है, याद चिन्ह देना है कमेटी वालों।
ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਚੱਲੇ ਸੋ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਗੀਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੋ 2 ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਭਦੌੜ